हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखो, एमसीक्यू सीरीज चल रही है अपनी, और इसमें आज फिफ्थ नंबर चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा। दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और उनकी नेचर पूछी जा रही है भाई, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक। तो देखो, लिगेंड्स की नेचर के बेस पर तुम इनका नेचर जज कर सकते हो। एफ जो है फ्लोरीन, वो एक वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। और दुर्बल लिगेंड हमेशा कैसा होता है भाई? हाई स्पिन होता है। ठीक है ना? और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो कैसा स्पिन बनाता है? लो स्पिन बनाता है। और जब लो स्पिन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा ये? डायामैग्नेटिक। और ये कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे फिर। ऑक्सीलेटो के साथ में आयरन का कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और तुमसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। करो देखे सॉल्व। पोटेशियम पर +1 चार्ज है, 3 पोटेशियम के लिए +3। इसको एक्स मान लो, आयरन को। ऑक्सीलेटो जो है, इसको OX2 नेगेटिव कहते हो। 3 ऑक्सीलेटो हैं, -6, 0, x-3 बराबर 0 और +3। ठीक है, चलें नेक्स्ट देख। Fe3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? Fe3+, पहले तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? 3d5, 3d6, 4s2। और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हें हटाने हैं। 2 यहाँ से हटा लो और एक इसमें से हटा लो। कितने बच गए यहाँ पर? 5। इन 5 को तुम्हें भरना है। तो पांचों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर अनपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फिर तुम्हारे पास में। ठीक, इसके बाद में अगला है, क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल मेटल कौन सी होती है? तो सीधी सी बात है, मैग्नीशियम होती है। कल एक टेस्ट दिया गया था तुम्हें जिसमें इंसुलिन पूछा था, और ऑप्शन में थे MgFeCO और ZnFeCO। ठीक है ना? अब सीधी सी बात है, देखो Mg तो किस में? क्लोरोफिल में है, तो वो तो इंसुलिन में आ नहीं सकता, तो वहाँ Zn वाला ऑप्शन ही करेक्ट होना था। ठीक है ना? तो इंसुलिन में होगा जिंक, और यहाँ क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। चलो नेक्स्ट देखो। ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है तुम्हें, PTNS36Cl4, और इसके आयनों की संख्या पूछ रहे हैं। तो याद रखो, ब्रैकेट जो होता है वो कभी भी आयनाइज नहीं होगा, और बाहर का जो आयनिक गोलार्ध है, आयनिक स्फेयर है, वो आयनाइज हो जाएगा। तो ये 4 अलग से आ जाएंगे, एक ही आ जाएगा। तो 4 और 1 यहाँ पर कितने बन जाएंगे? टोटल 5 बन जाएंगे भी। ठीक है ना? नेक्स्ट, यहाँ पर तुमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है भी। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं, सही बात है। एक लिगेंड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और बॉन्ड बनाता है, सही है, ये बात भी सही है। ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ये भी सही है। लेकिन ये बात गलत है भी, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम चीज़ नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो लिगेंड की संख्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आयनिक गोलार्ध से बनता है वो। ठीक है ना? ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखें। कॉम्प्लेक्स के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है? चलो देखते हैं।
पहले कैटायन और फिर रेनायन का नाम लिखते हैं, सही है बात है। लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ये भी सही बात है। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड में 8 आता है, नहीं 8 तो भाई किस में आता है, ऑक्सी सेंट्रल मेटल में आता है, ठीक है ना, इसमें तो नहीं आएगा। लिगेंड के अंदर तो कौन सा वर्ड आता है भाई, ईडो आता है, और वो भी नेगेटिव चार्ज लिगेंड के अंदर आता है, तो यही ऑप्शन जो तुम्हारा है वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। K3FeCN5NO का सही IUPAC नेम, तो याद रखना इसके अंदर तुम्हें एक टाइप बताया हुआ है, जब आयनिक गोलार्ध पहले आता है या आयनिक स्फेयर पहले आता है, तब लिगेंड में ईडो वर्ड आएगा और मेटल में 8 वर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, देखो पोटेशियम +3, आयरन X है, ये -5, ये +1, नाइट्रोसिल का कितना होता है अभी, +1। तो आप देख लो, यहाँ से 3 और 1 4, -1 बच जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, X = +1, तो +1 वाले सही होंगे। अब इसमें आयरन तो हो नहीं सकता, मेटल में 8 आएगा और इसमें ईडो आएगा, तो ये यहीं बनेगा भाई तुम्हारा पेंटासाइनिडो नाइट्रोसिल फेरेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं कर सकता, तो भाई ये शो कर सकता है आराम से, ये भी करता ही है, ये तुम्हारे MAA-B2C2 है, ये भी शो करता है, ये देखो ये है MA3B3, और MA3B3 जो है वो फेशियल और मैरियोडोनल होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ये नहीं करेगा, ठीक है ना। ये कौन से शो करेगा अभी, GI, और इसमें 2 GI बनेंगे, एक तो फैक और एक कौन सा बनेगा, मर, ठीक है। नेक्स्ट 9th के बाद में, ये तुम्हें एक कंपाउंड दे रखा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है, सिस और ट्रांस, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, नहीं भी ट्रांस शो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, देखो अगर तुम इसमें NH3 यहाँ रखो, Cl को यहाँ रख लो, तो En यहाँ रखो, तो यहाँ से इसको आराम से काट सकते हो, काट सकते हो, तो इसमें सिमेट्री आ जाएगी, सिमेट्री आते ही वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। लेकिन इसका जो ये सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है ना। कैसे शो करेगा, तो बना के देख लें इसको, देखो बना लो इसको, यहाँ NH3, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा क्लोरीन, ये En, यहाँ En। अब ये तुम इसे किसी भी तरीके से नहीं काट सकते भी, अगर यहाँ से काटोगे तो इसके सामने वाला इक्वल पार्ट यहाँ पर नहीं है, ऐसे काटोगे तो ऊपर NH3 है, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सिस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है नहीं पाई जाती। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें से कौन से के 4 समावयवी होंगे, ठीक है ना। तो देखो वैसे तो ये तुम्हारे NCERT की बाहर की चीज़ है, पर इनके फॉर्मूले याद करवाए हैं मैंने, तुम लिख सकते हो, देखो MAA3, MA2, B2,
C2, और ये हो गया MAA B2C2, और ये तो तुम्हारा पता ही है तुम्हें, MAA2 E2, पॉजिटिव लिख सकते हो या फ्लोरीन लिख सकते हो। ये वाला जो है, इसके 3 आइसोमर बनते हैं टोटल, जिसमें ज्योमेट्रिकल भी शामिल है और ऑप्टिकल भी शामिल है। MAA3 है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल शो करता है। ये वाला ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल शो करता है, लेकिन इसके अंदर GI जो है वो 4 नहीं बनते, इस वाले के अंदर 4 बन जाएंगे। ठीक है, बाकी देखो ये फॉर्मूले NCERT के बाहर की चीज़ें हैं। तुम्हें एक तो देखो ये याद रखना है 3 आइसोमर वाला, एक ये याद रखना है, ठीक है ना, ये NCERT से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट देखो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिट्स एज पेयर ऑफ इनेंशियोमर। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, ये देखो ये ना, बस यहाँ CO की जगह CR ले रखा है और ये क्लोरीन हटा रखे, तो ये जो है यही तुम्हें इनेंशियोमर की तरह मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बाकी इनमें नहीं होगा, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आते ही ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। चलो और ठीक, MA3B3 देखो मैंने यहाँ पे सुविधा के लिए इसका फॉर्मूला दे दिया। MA3B3 किस में आता है भाई, अभी थोड़ी देर पहले आई थी ये बात, फैक और मर बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, CO2 CO8 के अंदर टर्मिनल और ब्रिज लिगेंड, तो पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लो। ये लो, तो इसमें देख लो, 2 तो क्या है, ब्रिज कार्बोनिल है, और 6 क्या है, टर्मिनल है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, NiCO4 की ज्यामिति। तो NiCO4 अपन ने NCERT में जब कार्बोनिल के स्ट्रक्चर लिखते हैं तो वहां पढ़े हैं। कैसा होता है ये, टेट्राहेड्रल, और साथ में कैसा होता है, sp3, चतुष्फलकीय होगा ये। चलो नेक्स्ट देखो, CrCO6 में कौन सा करेक्टर होगा, तो भाई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर बैक बॉन्डिंग पाई जाती है। बैक बॉन्डिंग को तुम सिनर्जिक बॉन्ड भी कह सकते हो, तो ये सिनर्जिक इंटरेक्शन इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, FeCO5 की स्ट्रक्चर, सारे कार्बोनिल अपने पढ़े हुए हैं। ये FeCO5, ये CrCO6, ये NiCO4, ठीक है ना। ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये होगा ऑक्टाहेड्रल, ये होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो देख लो, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। धातु कार्बोनिल के लिए सत्य कथन, पाई बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथन MC बॉन्ड ऑर्डर एंड वीकन्स CO बॉन्ड ऑर्डर। पाई बैक बॉन्डिंग जो है, MC मतलब कि मेटल और कार्बोनिल, ऐसे लिखो इसको, MC बॉन्ड ऑर्डर को वीक करता है, सॉरी, MC बॉन्ड ऑर्डर को स्ट्रेंथ देता है, और
CO बॉन्ड ऑर्डर को वीक करता है। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग का जो है ना, वो मेटल कार्बोनिल और कार्बोनिल और ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्डिंग हो रही है उनके अंदर इनवर्स रिलेशन होता है। एक तरफ अगर स्ट्रॉन्ग करेगा तो दूसरी तरफ क्या करेगा, वीक करेगा। ठीक है ना। तो अब देखो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दोनों को इसने क्या कर दिया, वीक कर दिया। एक और है, तो दोनों सेम ही ऑप्शन है। सेम ही है क्या ये? सेम ही ऑप्शन, गड़बड़ है क्वेश्चन। तुम्हारे बुक में भी यही है क्या, सेम ही है? तो इसमें तो सेम ही है। इसको भी कमजोर कर रहा है और इसको भी कमजोर कर रहा है, इसमें दोनों को साथ साथ कमजोर कर दिया। मीनिंग तो एक ही है इसका। चलो खैर, यहाँ जो भी थे, चौथा ऑप्शन अब किताब के अकॉर्डिंग ही मानेंगे अपन तो। ये दोनों ही गलत हैं इसमें। इनमें देखो अब, MCU, तो ये इधर जा रहा है तुम्हारा ये बैक बॉन्डिंग, और ये है तुम्हारी ऑक्सीजन की पाई बॉन्डिंग। तो जब बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इन दोनों के बीच में बढ़ेगी तो यहाँ इन्वर्स होगा, यहाँ स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे होता है देखो, शुरू शुरू में तो इसके बीच में 3 बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, फिर इसने तो बॉन्ड बना लिया इधर, फिर ये बैक बॉन्ड बनाएगा तो ये हटकर इधर आएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। तो ए ऑप्शन होगा। ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, दोनों को गलत करेंगे, और पाई बॉन्डिंग, यहाँ पाई बॉन्डिंग को वीक तो कर ही नहीं सकती, तो ये बात भी गलत है। यहाँ तुम चाहो तो दोनों को स्ट्रेंथ लिख लो, ताकि ये ऑप्शन दोनों अलग हो जाए। ठीक, चलो, गलत मिनाल। अब ये भी बाहर से नहीं आया, अब अभी मिल गया यहाँ पे। तुम्हारा एक और क्वेश्चन क्या हो गया, फेल हो गया। ये भी मिल गया यहाँ। मतलब जो भी थे वो सारे बुक से, NCERT से ही थे। क्लोरोफिल में क्रोमियम नहीं होता। इनमें से किसका पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा है, याद रखना करो, आयरन का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, Cu2+। इसमें 3D9 आएगा तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ये 4+ में है क्रोमियम, इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ये बचा हुआ इसमें 4 होंगे, इसी का पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, मैच करना है भी इनको। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सिस्प्लेटिन डी का फर्स्ट, एक में ही है, यहीं से हो जाएगा ये पूरा। ठीक है ना? चलो, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की कठोरता दूर करने के लिए तुम ADTO का यूज़ करते हो। चलो नेक्स्ट, तो मतलब इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो गया। फिर से यहाँ मैचिंग का ही क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसमें। विल्किंसन एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। सी का फोर्थ ऑप्शन, एक में ही है। ठीक है ना। चलो, और विल्किंसन उत्प्रेरक या जो कैटलिस्ट है वो क्या काम करता है, अभी हाइड्रोजनेशन का काम करता है, हाइड्रोजनीकरण कर देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विटामिन B12 यूज टू प्रिवेंट एनीमिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जिंक बहुत आ रहा है अभी, क्या बात है?
तुम लोगों को याद दिलाने के लिए आ रहा है कि ये भी था। देखो यही गलत है। इसके अंदर कौन सा होगा? कोबाल्ट होगा। हीमोग्लोबिन में आयरन होता ही है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग CrNH3 6 3+ क्या हो सकता है? चलो देखो, NH3 6 3+। अब इसके अंदर रेस्ट लिगैंड है। रेस्ट लिगैंड की प्रेजेंस में ये लो स्पिन होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पहले तो लो स्पिन होता है इनर ऑर्बिटल, और ये दो में है। देखते हैं ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। तो क्रोमियम पे +3 स्टेट और लो स्पिन। ये तीन यहाँ पर हो गए, पैरामैग्नेटिक आएगा। चलो ठीक। नेक्स्ट देखो फिर, FeCl6 4 नेगेटिव के बारे में क्या कह सकते हो? तो भाई FeCl6 4 नेगेटिव में क्लोरीन वीक लिगेंड है, हाई स्पिन बनाएगा। तो पहले तो sp3d2 एक में ही है भैया, sp3d2 और किसी में है ही नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के घोल में अमोनिया मिलाई जाती है तो गहरे नीले रंग का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सल्फर हटेगा यहाँ से और आकर के जुड़ेगा कौन? अमोनिया। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी तो देख लो। पहली बात तो NH3 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होता है तो सीधी सी बात है, इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर जो है ज्योमेट्री बन जाती है। DsP2 क्या आ जाता है इसका? हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। अब इसके बाद में ये पूछना चाह रहा है कि ये प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो खुद देखो तुम, यहाँ से तुम्हें चीज़ें पता चल जाएंगी। कलर आ रहा है बीच में, और कलर कब आ सकता है? जब उसके अंदर क्या हो? अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या बनेगा? ये पैरामैग्नेटिक। अगर ये नहीं आता तो कलरलेस आता, यहाँ पे कलरलेस आता तो यहाँ +1 आता, फिर +1 आते ही तो कॉपर क्या होता? फिर 3D10 होता। एक्सेप्शन, यहाँ कौन सा एक्सेप्शन आएगा? एक्सेप्शन तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल में होता है। कॉपर के साथ में कौन सा एक्सेप्शन आने लग गया? NH3 के 6 लिगेंड होने चाहिए, मेटल 2+ और NH3 के 6 लिगेंड। एक्सेप्शन जो है उसमें मेटल 2+ में होगी, NH3 के 6 लिगेंड तब होगा। 4 के साथ में कौन सा एक्सेप्शन करोगे बीच में? महान साइंटिस्ट हो। अमोनिया एक बहुत अच्छा लिगेंड है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ? है तो अमोनियम आयन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। तो अमोनिया आयन के अंदर लोन पेयर ही नहीं है। लोन पेयर ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ से करेगा? लिगेंड तो तब बनेगा जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये है ही नहीं इसमें। चलो, ये लिगेंड, इसमें इसके 3 ले रखे हैं अभी। बढ़ाओ देखो, CH2 NH2 NH, फिर CH2 NH2। इस तरीके से 3 है अभी। अब देख लो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन हो गए, एक ये, 3 ये। ठीक है ना? अब ये कौन सी कैटेगरी में आता था? 4 एटम है इसमें, 4 एटम के लिए क्या बोलोगे? टेट्राडेंटेट। ठीक है,
काफ़ी दिन हो गए भाई तुम्हें सोल्व किए हुए कोऑर्डिनेशन, तभी NH3 4 में अपवाद घुस रहा है तुम्हारे में। चलो, इनमें से कौन सा ट्राइडेंटेट लिगेंड है? तो वो था टेट्रा, ये है ट्राइडेंटेट। NO2 तो मोनोडेंटेट होता ही है, ये हेक्सा होता है, ये बाइडेंटेट होता है। चलो, वर्नर की थ्योरी है, वो दो टाइप की वैलेंसी बताता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अनसैचुरेटेड कोई वैलेंसी नहीं है यहाँ पे, एक तो प्राइमरी है और एक सेकेंडरी, तो यही है। और प्राइमरी वैलेंसी को सेंट्रल मेटल आयन सेटिस्फाई करता है, ठीक बात है, और एनायन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इनमें से तुम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हो इसके अंदर, कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो देखो, इस वर्नर की इस थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट है, एक तो पॉली एटॉमिक आयन का कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों ने इसको यहाँ 4 देख करके इसको 4 बना दिया, ऐसा नहीं है, ये एक पूरा एक ही है। एक तो ये बात, दूसरी बात, इसमें यहाँ ये जो है, याद करो, ये वर्नर थ्योरी में एक स्टेटमेंट आता है, जब लिगैंड की संख्या कम पड़ जाती है तब प्राइमरी सेकेंडरी की तरह भी काम करता है और प्राइमरी की तरह भी काम करता है। इसलिए कुछ ये लोग ये कह रहे थे कि भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर ये दो कैसे आ गए? तो ये प्राइमरी भी है यहाँ पे, ये सेकेंडरी भी है, दोनों ही काम कर रहा है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब कौन सा सही नहीं है तो देख लो, अब इसमें कि प्राइमरी सही है, इसमें सेकेंडरी ठीक है, ये दो ही है, ये चार है ही, ठीक है। इसमें ये बार भी रहेगा तो प्राइमरी 2 है ही, और चार भी हो गए। यहाँ ये SO4 है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है, चार नहीं है यहाँ। ठीक है ना, ये गलत है यहाँ। चलो नेक्स्ट देखें फिर, इनमें से कौन सा प्रबलतम लिगेंड है? तो ये तो सबको पता ही होगा भी, सबसे लास्ट वाले यही होते हैं, उन्हीं में से एक है। कौन सा लिगेंड इनमें से किलेट नहीं बनाएगा? ये लिगेंड जो है ये किलेट नहीं बना सकता, ये एम्बिडेंटेट या उभयदंतुक लिगेंड। ठीक है ना, बाकी ये सारे किलेट लिगेंड ही। इसकी सही लेबलिंग करवाना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो, बाकी चलो चेक करते हैं एक बार। फर्स्ट नंबर पे लिगेंड आना चाहिए इन दोनों में, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आयनिक गोलार्ध आना चाहिए, यहाँ है, ठीक है। थर्ड नंबर पर कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ वैलेंसी ये गलत आ गई। और फोर्थ नंबर पर सेंट्रल एटम आना चाहिए, तो फिर ये फोर्थ ऑप्शन ही इसके अंदर करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलो, इनमें से कौन सा यौगिक है जो कि सही नाम नहीं है? चलो देखते हैं। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, ये तो सही है। चलो, मैडम का फोन आ गया अभी। हाँ जी, ये तो सही नाम है ही। इसको देखें, सोडियम हेक्सानाइट्रेटो कोबाल्टेट थर्ड, ये भी ठीक है। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो क्रोमेट थर्ड, ये भी ठीक है। इसका कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ कौन सा कोबाल्टेट हो रहा है इसके अंदर। कार्बोनेट आ गया, फिर क्लोरिडो भी आ गया, जबकि ये तो बार है, यही इसमें गलत है। ठीक है ना, इंग्लिश में हिंदी में भी यही है क्या इसके नाम?
यही गलत होगा इसमें। चलो, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो अब इसको तुम जब अरेंज करोगे तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करोगे। पहले आएगा टेट्राएमीन, तो इनमें कोई से में पहले में नहीं है भैया, सबसे लास्ट में दे रखा है इनको। यहाँ है ये टेट्रामीन पहले, फिर एक्वा, फिर क्लोरो। ठीक है ना, तो यही ऑप्शन होगा इसमें। चलो नेक्स्ट, डाइब्रोमिडो बिस इथाइलिन डाइमीन क्रोमियम ब्रोमाइड। तो पहले डाइब्रोमो, तो पहले ब्रोमीन आना चाहिए, वो इसी में है। इसमें पहले ईएन है और वो भी डाई नहीं है, ये बिस नहीं है, नहीं हो सकता। इसमें भी ये बिस नहीं है, इसमें तो ये 3 है, ये भी पास नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है इसमें। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 5 के। फिर तुमसे अगले चैप्टर में मिलेंगे 6th में, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए, बाद में मिलते हैं फिर।